बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री स्टडी के साथ साथ 1 लाख रुपए मंथली स्टाइपेंड यानी वजीफा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्कॉलरशिप के हवाले से मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है MIS। बहुत से आपने जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे देखा होगा MIS स्कॉलरशिप 2025 फुली फंडेड। तो MIS की फुल फॉर्म है मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की जा रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया की जानब से ऑफर की जा रही है। तो इसमें तकरीबन काफी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तकरीबन तमाम प्रोग्राम जो है वो इस स्कॉलरशिप के अंदर शामिल किए गए हैं। यहां पर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं कि इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। अब फर्दर हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फिर फर्दर मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीकाकार भी गाइड करूंगा। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं हम गाइडलाइंस वाली पीडीएफ पे आ चुके हैं। ये आपने पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है ये भी मैं आगे चल के आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद रीड कर सकें। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, आप अगर रीड करेंगे तो शायद वो आपको समझ ना आए। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मेंशन नजर आ रहा है कि मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2025। सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं जी कि इस जो है वो स्कॉलरशिप के लिए कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर उनका कहना है कि जो कंट्रीज इस के अंदर मेंशन हैं वो कंट्रीज से जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम स्टडी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी है। मास्टर्स से मुराद यहाँ पर MS एंड MPhil है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी जो है वो प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, मतलब कंटिन्यू चल रहा है उनका, और उनके कम से कम 2 सेमेस्टर अभी रहते हैं, तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ वही जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखें, यहाँ पे आ जाते हैं वो कंट्रीज जहाँ से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कैटेगरीज के अंदर कंट्रीज बताए गए हैं। एक तो एशियन का बताया हुआ है, साथ में जो कॉमनवेल्थ है उनका बताया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है वो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसमें जो है वो तकरीबन जो एशिया के तमाम कंट्रीज इसके अंदर शामिल किए गए हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द कॉमनवेल्थ की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान भी यहाँ पे शामिल हैं। तो आप भी जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाता है जी कि एप्लीकेशन किस तरह से है। तो उन्होंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने यहाँ से आके जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो आप ऐसे ही सबमिट नहीं करवा देंगे और आपने अपने मोबाइल से जो है वो पिक्चर्स लेकर जो है वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी, बल्कि आप करीबी किसी स्टूडियो जाएंगे, फोटो स्टूडियो, उनको जाके कहना है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है और अच्छे रिजल्ट के अंदर जो है वो एक समझ लें कि फुल HD रिजल्ट के अंदर स्कैन करने हैं और आपने PDF फाइल बनानी है और उस PDF फाइल को आपने जो है वो इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। जो मोबाइल से पिक्चर्स ली गई होंगी टेढ़ी मेढ़ी, वो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज एविडेंस विद मिनिमम वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ जाती हैं। ट्रांसक्रिप्ट अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मजीद अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो है वो IELTS आपके पास है, TOEFL है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जहां से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट की है, सिंपल आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारी जो इंग्लिश मीडियम जो हमने डिग्री कंप्लीट की है उसका आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो हमें तैयार कर दें, ठीक है। तो देन वो आपको रेडी कर देंगे, वही यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद आ जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, 2 लेटर्स आपने अटैच करने हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ही मिलेंगे। वहां पर जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते रहे हैं, आप 2 मुख्तलिफ जो है वो लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाकर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एडमिशन लेटर की बात हो रही है, तो एडमिशन लेटर जो है वो जरूरी नहीं है,
ठीक है, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जैसे एमटीसीपी स्कॉलरशिप है, जिसमें कहा जाता है कि आपके पास एडमिशन लेटर जो है वो मौजूद होना चाहिए या फिर एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप पहले एडमिशन लें तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, बल्कि आप एडमिशन लेटर के बगैर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी सीवी। आपकी सीवी जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए और डिटेल्ड सीवी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है वो अप्लाई करने के चक्कर में फौरन जल्दी जल्दी जो सीवी पड़ी हुई है, जो कैनवा से बनाई, उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, फिर बाद में कहते हैं जी हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया कोई भी। तो ये आप कुछ मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। सीवी आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आपको बनानी आती है, फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी बनानी नहीं आती या आपके पास नहीं है, तो आप रीजनेबल चार्जेस में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी रिसर्च प्रपोजल। ये दोनों जो है वो लेवल्स के लिए लाजमी है। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल लाजमी है। अब कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं जी रिसर्च प्रपोजल बनवाने के लिए हमसे रब्ता कर लीजिएगा, कर सकते हैं रब्ता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जाहिर बात है कि अगर आप एमएस एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देन पीछे जो आपने बीएस किया हुआ है या 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है, तो कोई तो आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, किसी तो टॉपिक के ऊपर रिसर्च की होगी जो आपके लास्ट सेमेस्टर में आप करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है वो इलेक्टिव के तौर पर सब्जेक्ट चूज करके उनका पेपर दे लेते हैं रिसर्च से बचने के लिए। हाँ, वो तो डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होता है, तो देन वो अपना एक इनिशियली बेसिस पे रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो अप्रूव होता है, फिर फर्दर उसके ऊपर थीसिस और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना शुरू किया जाता है, तो देन वो रिसर्च प्रपोजल भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बस ये है कि उसको थोड़ा सा डाल लें, जो है वो एमआईएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको जरा कुछ इस तरह से कर लें। ठीक है, ताकि जो वहाँ पे रिक्रूटर है या वो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि हाँ जी इसने स्पेशली इसके ऊपर काम किया है। तो ये आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो ये भी हमसे आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में जो है वो रेडी करवा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि एमएस एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होगा या आपको बनाना आता होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, ये हो चुके हैं आपके मेन डॉक्यूमेंट्स। ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन इंग्लिश, मतलब कि आपके कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अरबी के अंदर होते हैं, उर्दू में होते हैं, तो देखें व्यूअर्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी तमाम डिग्रीज, आपके तमाम ट्रांसफर जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश से मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई उर्दू और अरबी के अंदर है तो आप उसको जो है वो किसी लीगल एडवाइजर से, लीगल यानी कि आप कचहरी का चक्कर लगाएं, आपको वहां पे लीगल ट्रांसलेटर मिल जाएगा, वहां से उसको जो है वो ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अब फर्दर जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया आ चुका है कि एप्लीकेशन क्राइटेरिया, अगर तो आप मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर अगर मैं क्वालिफिकेशन का, अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या 16 ईयर एजुकेशन के अंदर जो है वो आपका सीजीपीए कम से कम 3.00 होना चाहिए। ओके, और इसी तरह अगर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी सीजीपीए जो है वो आपके मास्टर्स डिग्री के अंदर जो है वो मास्टर मुराद एमएस एमफिल में 3.0 होना चाहिए, इससे यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद गुड प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज, अगर तो आपके पास आइल्ट्स है तो वो 6.0 से कम नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास जो है वो टॉफिल के तौर पर जा रहे हैं तो 550 जो है वो स्कोर या इससे हायर होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो सिंपल आप जो है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो इस रिसर्च प्रपोजल के हवाले से कुछ उन्होंने मजीद गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी हैं, कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट रिटन रिसर्च प्रपोजल विद अ मिनिमम ऑफ 1000 वर्ड्स दैट इज रेलिवेंट टू इंटेंडेड फील्ड ऑफ स्टडी। जिस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आप जाना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, उसी के रेलिवेंट कोई टॉपिक का इंतखाब करके आप एक रिसर्च प्रपोजल को रेडी करेंगे। अगेन बता दूं, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है या पीछे आप कोई रिसर्च प्रपोजल बना चुके हैं, उसको भी एमआई स्कॉलरशिप के मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ लोग क्या कर रहे हैं जी, वो एआई से जनरेट करें। भाई एआई वाला नहीं चलेगा, वहां पे एआई डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपका एआई डिटेक्ट हो जाए तो देन सिंपल आपकी जो है वो एप्लीकेशन को वैसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी की अगर बात करें तो मास्टर्स डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी है, और ये फुल टाइम स्टडी ओनली है। ओके, यानी कि फुल टाइम स्टडी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं पार्टिसिपेट जो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं एमआईएस स्कॉलरशिप के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। पब्लिक से मुराद ये होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 20 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और साथ में 4 यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हैं जो इस जो है वो प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब टोटल 24 यूनिवर्सिटीज हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन हर किस्म के प्रोग्राम को यहाँ पे शामिल किया गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे व्यूअर्स।
यहाँ पर जो बेनिफिट्स होंगे अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो सबसे पहले जो है वो ट्यूशन फी आपकी जो है वो मलेशियन गवर्नमेंट पे करेगी, आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ 1500 RM पर मंथ आपको जो है कह ले जेब खर्च भी प्रोवाइड किया जाएगा, वजीफा स्टाइपेंड बोल सकते हैं। RM कितना बनता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। यहाँ पे RM 1500 2 PKR, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो आपको वजीफा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, यहाँ पे देखें जी एरिया ऑफ स्टडीज आ चुकी हैं, एजुकेशन। अब ये एरियाज ऑफ स्टडी हैं, ये डिग्रियों के नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सी डिग्रियां इसके रेलेवेंट शामिल हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम, जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन, फिर बिजनेस के तमाम प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ के प्रोग्राम, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर साइंस की सारी फील्ड आ जाएंगी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स आ जाएंगी, एग्रीकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, फिशरीज एंड वेटरनरी आ जाएगा, हेल्थ एंड वेलफेयर। अच्छा, सिर्फ शामिल इसके अंदर क्या नहीं है, वो कह रहे हैं नॉट इंक्लूडिंग द मेडिसिन, नर्सिंग एंड फार्मेसी। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो स्कॉलरशिप में बहुत कम ही जो है वो शामिल किए जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एकेडमिक, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा जाएगा, आपके रिसर्च प्रपोजल को कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। आप रिसर्च प्रपोजल की पोटेंशियल नहीं चेक की जाएगी, रिसर्च प्रपोजल के बहाने आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपकी कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट, एडवाइस, ये सारी टेक्नोलॉजी क्लास है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में अंदर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आ जाएगी, आपका रिसर्च प्रपोजल आ जाएगा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, जो राइटिंग में अच्छी हैं, बोलने में अच्छी हैं, रीडिंग में अच्छी हैं, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्कॉलर्स मस्ट एनरोल इनटू फुल टाइम स्टडी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि आप फुल टाइम स्टडी के लिए यहाँ पे इनरोल होंगे। फुल टाइम स्टडी को बार बार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे मुराद ये है कि जॉब जो है वो इतनी ज्यादा इजाजत नहीं होगी आपको जॉब करने की। ठीक है, लेकिन जॉब कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं जो मुंतखब होंगे या जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी, उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट में जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो आपने जो है वो एग्री करना होगा, बल्कि उनके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक चलना होगा। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। एनी सस्पेंशन ऑफ रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो CGPA अपना मेंटेन रखना है उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, वो कम नहीं होना चाहिए, अगर कम हो गया तो देन आप अपनी स्कॉलरशिप जो है वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं, भाई वापस भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मजीद यहाँ पे देखें जी, ये कुछ चीजें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ये स्कॉलरशिप डिवीजन आ चुकी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मतलब कुछ अहम तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैं वापस उसी पेज पे आता हूँ जहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने का हमें लिंक प्रोवाइड किया था। यहाँ पे देखें जी, ये देखें एप्लीकेशन MS स्कॉलरशिप, सिंपल ये लिंक मौजूद है। मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया मैं वापस इस पेज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो लॉगिन पोर्टल ओपन हो चुका है। और जाहिर बात है हम पहली बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम पहले साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद सबसे पहले हम लेवल ऑफ जो है वो स्टडी सेलेक्ट करेंगे, हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, लाइक पाकिस्तानी। ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपका यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है, पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड यहाँ पे देकर उसके बाद आपने लॉगिन करना है, तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मुकम्मल एप्लीकेशन प्रोसीजर शेयर करना मुश्किल है, वीडियो ये 30-35 मिनट की बन जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने इस मलेशियन स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है तो आप हमसे मुनासिब चार्जेस में करवा सकते हैं। और मजीद इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें।